जी, मैं ब्रिगेडियर राहत हूँ। आई एम ईएनटी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग इश्यूज़ इन ऑल एजेस। न्यू बॉर्न में अगर दोनों साइड्स की जो नाक के सुराख हैं ये गले में खुलते हैं, अगर ये प्रॉपर नहीं खुले, किसी एक तरफ से गले से ये बंद है, तो उसको हम बोलते हैं कोएनल एट्रीजिया। ये काफ़ी कॉमन है और इसकी द ओनली ट्रीटमेंट इज़ सर्जरी। और इसमें पता ऐसे लगता है कि उस बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन रहते हैं और नाक से डिस्चार्ज आता रहता है। तो न्यू बॉर्न में मोस्ट कॉमन तो यही है। इसके बाद अब हम चलते हैं अर्ली एज टॉडलर लाइक 3, 4, 5, 6, 7 साल तक। तो इसमें जो कॉमनेस्ट ब्रीदिंग इश्यूज़ है वो है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। ये एडिनॉइड एक चीज़ ऐसी है जो कि सब में होता है। हर न्यू बॉर्न में एक टिश्यू होता है जहाँ नाक पीछे गले में खुलता है, तो वहाँ पर एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है, वो बच्चों में एनलार्ज कर जाता है और नाक के सुराखों को वो ब्लॉक कर देता है, तो उससे ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। इसके रेफरेंस से साथ ही ऐसे बच्चों में कॉमनली इन 30% साथ टॉन्सिल्स का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और बहुत इन्फेक्ट करते हैं बार बार। तो ऐसे बच्चों को अगर आप देखें तो एक तो स्कूल से यूजुअली प्रॉब्लम आती है कि जी बच्चा आपका तवज्जो नहीं दे रहा, कम सुन रहा है। तो ऐसे में हम उसका एक टिपिकल एक्सरे है वो करते हैं और एक हम कान का टेस्ट करते हैं, उसको हम आम ज़ुबान में प्रेशर का टेस्ट बोलते हैं या टिम्पेनोग्राम। तो ये 2 टेस्ट करने से हमें वो आइडिया हो जाता है कि इसको एडिनॉइड की हाइपरट्रॉफी है। तो इसका ट्रीटमेंट भी वेरी कॉमन, द मोस्ट कॉमन जो सर्जरी ईएनटी में की जाती है वो इन्हीं 2 की की जाती है, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की और टॉन्सिल्स की। तो ये उसके बाद हमारा हल हो जाता है। इसके बाद हम अगली एज में जब जाते हैं, टीन एज, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो है नाक की हड्डी का बढ़ जाना। लोगों ने आम सुना है नाक की हड्डी बढ़ गई। तो नाक की हड्डी का जो बढ़ जाना है ये यूजुअली बाय बर्थ भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो इससे 3-4 तरह की नाक की हड्डी बढ़ती है। जब ये बढ़ जाती है तो ये भी एक तरफ के नाक को ब्लॉक करती है और दूसरी तरफ से भी कुछ अरसे के बाद कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है, जो एक हदूद होता है जो नॉर्मली हर इंसान में होता है, तो उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी ब्रीदिंग इश्यूज़ करती है। तो इसकी ट्रीटमेंट भी आगे आके हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं। तो सेप्टोप्लास्टी के साथ मैं एक चीज़ को टच करूँगा कि क्योंकि हमने पेशेंट को बेहोश भी करना है, उसके नाक की हड्डी सीधी भी करनी है, सांस भी खोलना है। तो जिन लोगों का नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी है लेकिन बाहर से नाक की शेप भी ख़राब है, स्पेशली इन गर्ल्स बहुत ट्रेंड है आजकल, जो शेप भी ख़राब है, तो उसको फिर हम सेप्टोप्लास्टी के साथ राइनोप्लास्टी ऐड कर लेते हैं और उन सिनेरियो में हम उसकी सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम उसकी ब्रीदिंग इशू भी सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ उसके नाक की शेप को भी हम क्राफ्ट करके उसके एज़ पेशेंट रिक्वायर करता है उस तरह की हम उसकी नाक की खूबसूरती भी ले आते हैं। और ये हमारी यहाँ अब बहुत ट्रेंड है और मेरी ये सुपर स्पेशलिटी है, हम इसमें बहुत करंट है और बहुत करते हैं। इसके अलावा जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं किसी भी एज में, जिन लोगों को नाक की एलर्जी होती है, यूजुअली दे डेवलप नेज़ल पॉलिप्स। सो नेज़ल पॉलिप्स एंड अदर एंटिटी जो कि बहुत ही कॉमन है एलर्जिक पेशेंट्स में और उन पेशेंट्स में जो कि डायबिटिक्स हैं। तो अगर नेज़ल पॉलिप्स हो जाएं तो इनके 2 तरह के ट्रीटमेंट है। हम इसको मेडिकल से भी कर सकते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट इसमें भी सर्जरी ही है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जब हम थोड़ी सी आगे एज पे चलते हैं 40+, 50+, तो उसमें फिर नाक के ब्रीदिंग के इश्यूज़ में ट्यूमर्स आ जाते हैं। तो ट्यूमर्स का एक अपना पैटर्न होता है, एक तरफ से नाक की ब्लीडिंग होगी, दूसरी तरफ से साथ ब्लॉकेज होगा, ईयर पर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और उसका भी ट्रीटमेंट आजकल हर दौर में सर्जरी भी है, रेडियोथेरेपी भी और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। तो ये मोस्ट कॉमन जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं वो इन्हीं में से कोई ना कोई होता है। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी आप नाक की हड्डी की सर्जरी करेंगे या टॉन्सिल्स की करेंगे या एडिनॉइड की करेंगे, जो भी पेशेंट है। तो कॉमनली उनका पहला क्वेश्चन होता है जी हमने सुना है ये दोबारा हो जाता है। तो जब हम उनसे पूछते हैं आपको किसने बताया है, तो कभी किसी डॉक्टर का नाम नहीं आता, कोई रिश्तेदार, कोई घर में बड़ा या कोई महल्लेदार या कोई मिलने वाला। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी सर्जरी करनी आती है तो ये नाक की हड्डी का दोबारा बढ़ना या टॉन्सिल्स का दोबारा से ग्रो हो जाना ऐसे ही है जैसे हम
किसी की फिंगर काट दें और हम ये एक्सपेक्ट करें ये दोबारा उग के आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 100% सेफ़ है और इसमें दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। जिन लोगों की नाक की हड्डी बड़ी होती है ना फ्रॉम इनसाइड, उसकी सर्जरी को हम बोलते हैं फंक्शनल सर्जरी। इंटीरियर से हम उनका नाक का रास्ता खोल देते हैं। लेकिन इनके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अंदर से भी नाक की शेप टेढ़ी होती है और बाहर से भी ग्रॉस डिफॉर्मिटी होती है, एक तरफ नाक गया हुआ है या बहुत चौड़ा है, अगली लुकिंग है, चेहरे पर सूट नहीं कर रहा, तो उनको हम फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। तो जो सेप्टोप्लास्टी है दैट इज़ अ माइलस्टोन, कि वो हमने करनी ही करनी है। वो पेशेंट की डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर पेशेंट चाहता है कि उसका नाक साथ खूबसूरत भी हो जाए तो हम उस पर ऐड ऑन कर देते हैं, दैट इज़ अ विश ऑफ द पेशेंट। तो उसको हम राइनोप्लास्टी के साथ वो कर देते हैं, तो फिर इसको हम लेबल करते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी। तो ये 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है और वेरी नेक्स्ट डे आँखों के नीचे यहाँ थोड़ी ब्रूजिंग होती है, स्वेलिंग होती है, उससे नेक्स्ट डे थोड़ी और बढ़ जाती है, पर थर्ड डे तेज़ी से स्टेप डाउन करना शुरू कर देती है। और ऑब्वियस चेंज जो है वो पेशेंट को वो सर्जरी के फ़ौरन बाद बहुत ग्रॉसली नज़र आता है कि मेरा नाक बेहतर हो गया है। उसके बाद नाक के ऊपर एक एक्सटर्नल स्प्लिट लगाया होता है हमने यहाँ, वो 8 दिन के बाद हम रिमूव करते हैं और 8 दिन के बाद स्टिचेस रिमूव कर देते हैं। ओवरऑल जो स्वेलिंग है वो 2 वीक्स में बहुत रीज़नेबल हद तक सबसाइड कर देती है। कंप्लीट रिज़ल्ट ऑफ राइनोप्लास्टी का जो है वो 1 ईयर के बाद आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलता है और दिन ब दिन बेहतर होता जाता है। इसमें जनरली स्पीकिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट दुनिया में बहुत वेरी करता है, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 97% पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है। तो ये आपने जो बात की है ना इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, उसमें ये है कि ये प्रोसीजर पाकिस्तान में अब भी सस्ता है। दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप जाएँ, ईरान, टर्की, यूके और बहुत सारे कंट्रीज़ में होता है, वहाँ ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कॉमन मैन, ये बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। दैट्स वाई आजकल टर्म चल रही है मेडिकल टूरिज़म। वो ये है कि लोग बाहर से बहुत आते हैं पाकिस्तान में सर्जरीज कराने, तो हमारे पास भी आते हैं, लोगों के पास भी आते हैं। इसमें डिफरेंट सर्जन्स हैं, डिफरेंट रिज़ल्ट्स हैं। तो 2-3 लाख से लेके 4, 5, 6, 7 लाख तक इसकी कॉस्ट आ जाती है राइनोप्लास्टी की। लेकिन हम थोड़ा सा मिडल में रहते हैं अपनी कॉस्ट में, और रिज़ल्ट्स जहाँ तक तल्लुक़ है वो इसके बहुत अच्छे हैं ऑल ओवर आजकल, तो ऑलमोस्ट परमानेंट रिज़ल्ट्स होते हैं। इसका राइट टाइम आइडियली स्पीकिंग तो 15 ईयर्स प्लस, और ये है मिनिमम, और ऊपर की एज कोई नहीं। हमारे पास आते हैं लोग 40s में भी करा रहे हैं, 50s में भी करा रहे हैं, इवन 60s में करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सो टू लुक ब्यूटीफुल इज़ आई थिंक राइट ऑफ द पेशेंट। बहुत सारे पेशेंट जो है ना, हमें उसकी प्री ऑप्ट काउंसलिंग करनी पड़ती है और हमें प्री ऑप्ट असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये पेशेंट फ्यूचर में कैसा बिहेव करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस में जाने का चांस होता है, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारी शक्ल चेंज हो गई है, हालांकि वो प्लेजेंट चेंज होती है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर कुछ लोग बहुत अच्छा नाक सर्जरी करने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते एंड दे वांट कि हमारा पुराना नाक ही बेहतर था। उनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो पेशेंट्स हैं जो सर्जरी के बाद अपना पुराना नाक भूल जाते हैं, उसको रिमेंबर ही नहीं करते कि यार मेरा नाक कैसा था। वो ये क्या करते हैं कि शीशे के खड़े होंगे, अपने नए नाक में छोटे छोटे फ्लॉज ढूंढते हैं। तो उनको हम ये काउंसलिंग करते हैं कि आप अपना पुराना नाक माइंड में रखें, उसको ना भूलें। फिर जब वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि आई एम अनहैप्पी, तो हम उनको उन्हीं के पुराने नाक की तस्वीर और नए नाक की तस्वीर कोलैज बना के या वीडियो बना के उनको दिखाते हैं, देन दे आर कन्विंस्ड। और मोस्टली जितने भी अनसेटिस्फाइड होते हैं, इन माई एक्सपीरियंस, उसमें से भी 90% जो हैं वो बाद में आफ्टर अ ईयर दे फील वेरी हैप्पी कि यू आर राइट, ये ठीक है। जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो राइनोप्लास्टी है वो उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली इसको अफोर्ड कर सकें। फॉर एग्जांपल यंग गर्ल्स हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता है कि जी शादी नहीं हो रही। अक्सर लड़कियाँ आती हैं कि जी मेरे रिश्ते आते हैं और मेरे इस नाक की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, बता देती हैं फ्रैंकली आके, तो उनको ज़रूर कराना चाहिए। सेकेंडली, जिनका नाक देखने में वाकई हर देखते ही इंसान को लगता है कि यार बंदे के फीचर्स बड़े अच्छे हैं लेकिन इस नाक इसका काश ऐसा होता, तो उनके लिए ये बहुत आइडियल प्रोसीजर है। इसके अलावा हर इंसान को राइट है कि अपना नाक को वो खूबसूरत करा सके, तो जितना चाहे वो करा ले।
तो लास्ट ही मैं टॉन्सिलेक्टमी के बारे में ज़रूर ऐड करता जाऊंगा कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि टॉन्सिलेक्टमी के बाद ये दोबारा हो जाते हैं। ये कराने से बॉडी का डिफेंस ख़त्म हो जाता है और ये कराने से कोई बच्चे के ऊपर और इफ़ेक्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर टॉन्सिलेक्टमी इंडिकेटेड है तो हर बच्चे को ये बिला झिझक कराई ये करानी चाहिए। और पाकिस्तान में 15 to 30% बच्चे ऐसे हैं जिनको एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी और टॉन्सिल की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ये सर्जरी ज़रूर करानी चाहिए।